जरा एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं। 1980 का दशक है। इंटरनेट, स्मार्टफोन या डिजिटल रिकॉर्डर का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है। हाँ, उस वक्त तो ये सब विज्ञान कथाओं जैसा लगता था। बिल्कुल। और उत्तर गुजरात की धूल भरी पगडंडियों पर एक व्यक्ति साइकिल या पैदल गांव-गांव घूम रहा है। उसके कंधे पर एक झोला है। और उस झोले में कोई आम चीजें नहीं है। उसमें एक भारी भरकम कैसेट प्लेयर है, ढेर सारी खाली टेप्स हैं और कुछ अतिरिक्त बैटरियां हैं। एकदम सही। और वो करता क्या है? वो चौपालों पर जाता है, बुजुर्गों के साथ घंटों बैठता है, उनके साथ चाय पीता है। मतलब पहले उनका विश्वास जीतता है। हाँ, क्योंकि कोई भी अजनबी के सामने अचानक से गाना तो शुरू नहीं कर देगा। वही तो। और फिर जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब वो उस रिकॉर्डर का प्ले और रिकॉर्ड बटन एक साथ दबाता है। और उसका मकसद सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं था। उसका मकसद था उन लोकगीतों और कथाओं को सहेजना जो शायद उन बुजुर्गों के साथ ही हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा होने वाले थे। बिल्कुल। और अगर हम सीधा आज के समय में आएं, यानी इस 2020 के दशक में, तो हैरानी की बात यह है कि वही इंसान उसी प्राचीन वैदिक परंपरा को आज आधुनिक किताबों और क्यूआर कोड्स के माध्यम से सीधा हमारी स्क्रीन तक ला रहा है। ये सच में समय के दो बिल्कुल अलग-अलग छोरों को जोड़ने जैसा है। वो व्यक्ति असल में एक पुल का काम कर रहा है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय है। आज हम जिनके जीवन और उनके शोध के स्रोतों में गोता लगा रहे हैं, लोग उन्हें उत्तर गुजरात का मेघानी कहते हैं। डॉक्टर अमृतलाल पटेल। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ एक बायोग्राफी में ही है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हम ये समझने वाले हैं कि कैसे एक आम किसान परिवार का लड़का, जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था, वो आगे चल के एक वन मैन आर्मी बन जाता है। एक ऐसा इंसान जो पूरी सरस्वती घाटी सभ्यता और पाटीदार संस्कृति के इतिहास को विलुप्त होने से बचा लेता है। क्योंकि धीरे जब वे संस्कृति या सभ्यता खत्म होती है, तो वो किसी रातों रात होने वाले धमाके के साथ नहीं मिटती। बिल्कुल नहीं, वो बहुत खामोशी से धीरे धीरे लुप्त होती है। आज एक पुरानी कहानी सुनाने वाला कोई नहीं रहा, कल खेत में गाए जाने वाले किसी गीत के बोल भुला दिए गए। और इस तरह एक एक धागा टूटता है। तो इस क्षरण को पहचान कर उस पूरी संस्कृति का एक तरह से बैकअप तैयार करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और इस पूरी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे संघर्ष और विरोधाभास से होती है। तो चलिए उनकी जड़ों की तरफ चलते हैं। हाँ, 7 दिसंबर 1956 को सोनोक गांव में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका असल जुड़ाव मकतूपुर से रहा, जो मेहसाणा में है। और शायद बचपन बहुत चुनौतियों भरा रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा। बहुत छोटी उम्र में उनके पिता का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से निधन हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति बस सामान्य ही थी। मतलब एक तरफ खेतों में पसीना बहाना, खेतीबाड़ी में माँ का हाथ बटाना, और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई भी जारी रखना। हाँ, और खेत का काम कोई पार्ट टाइम जॉब तो होता नहीं है। वो तो 24 घंटे की मेहनत मांगता है, और उसके साथ पढ़ाई का संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आई, वो है उनके परिवेश का वो एक तरह का सांस्कृतिक डबल एक्सपोजर। डबल एक्सपोजर वो कैसे? जैसे पुरानी कैमरे की रील होती थी ना, जिस पर दो अलग अलग तस्वीरें एक साथ छप जाएं। उनका बचपन सिर्फ मकतूपुर के खेतों तक सीमित नहीं था, वो अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में भी रहे। अरे हाँ, और 1950 या 60 के दशक का सरसपुर कोई साधारण इलाका नहीं था। वो मिल मजदूरों और सांस्कृतिक हलचलों का बड़ा केंद्र था। बिल्कुल। तो जरा इमेजिन करें, जब वे गांव में होते तो उन्हें कृषक जीवन की वो ठेठ सादगी मिलती, पाटीदार समाज की गहराई दिखती, और खासतौर पर उमिया माता की उपासना का वो शांत पारंपरिक माहौल मिलता। और दूसरी तरफ जब वे सरसपुर की गलियों में होते, तो वहाँ नवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे शहरी त्योहारों का भव्य आयोजन होता। हाँ, एकदम अलग तरह की ऊर्जा, बौद्धिक चर्चाएं, और यही वो बिंदु है जहां उनका बहुआयामी नजरिया आकार लेता है। और यही बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है। एक ही इंसान में ग्रामीण सादगी और शहरी बौद्धिकता का ये जो बेहतरीन प्रिंट उभर कर आया, उसी ने उनके आगे के शोध का आधार तैयार किया। मतलब इसी विरोधाभासी अनुभव की वजह से उन्होंने अपना पीएचडी का विषय भी इतना अलग चुना। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनका 1985 का पीएचडी शोध ही है। हाँ। आमतौर पर लोग पीएचडी के लिए कोई बहुत ही जटिल या किताबी विषय चुनते हैं। हाँ, कोई बहुत भारी भरकम दार्शनिक विषय। लेकिन उन्होंने क्या चुना?
उन्होंने चुना मकतूपुर गांव में गर्मियों के दौरान गाए जाने वाले सामूहिक लोकगीत। क्या बात है। मतलब उस कला को जिसे लोग सिर्फ मनोरंजन या अनौपचारिक मानकर इग्नोर कर देते हैं, उसे उन्होंने उठाया और एक उच्चतम अकादमिक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, ये एक तरह का स्टेटमेंट था कि इतिहास सिर्फ महलों में नहीं बल्कि खेतों की मेड़ों पर भी लिखा जाता है। बहुत खूब कहा। लेकिन यहाँ से जो उनका 32 साल का शैक्षणिक करियर शुरू हुआ 1987 से लेकर 2019 तक, वो भी बहुत असामान्य था। असामान्य क्यों? क्योंकि इन 32 सालों में से 20 साल उन्होंने अलग अलग कॉलेजों के प्रिंसिपल के तौर पे बिताए। अब आप ही बताइए, एक प्रिंसिपल की छवि दिमाग में क्या आती है? एक सख्त इंसान जो अपने केबिन में बैठा है, टाइम टेबल बना रहा है और बस फाइलें साइन कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने उस छवि को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो एक अलग ही तरह के शिक्षक थे, जो शिक्षा को कक्षाओं की 4 दीवारियों के बाहर ले गए। इसका कोई उदाहरण? जैसे बीए गुजराती के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए उन्होंने केवल किताबों का सहारा ही नहीं लिया। उन्होंने विषय विशेषज्ञों की मदद से बाकायदा शैक्षणिक यानी एजुकेशनल फिल्में बनवाई। अरे वाह, उस दौर में फिल्मों के जरिए पढ़ाई, ये तो बहुत एडवांस सोच थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कैंपस में एक वैदिक आश्रम जैसा माहौल तैयार किया, जहां बाकायदा संस्कृत नाटकों का मंचन होता था। पर रुकिए, ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो खिरालू कॉलेज वाली बात मेरे गले से आसानी से नहीं उतरती। आप उस म्यूजियम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब जरा सोचिए, कितने कॉलेज प्रिंसिपल अपने ही कैंपस में 104 प्राचीन मूर्तियों वाला एक पूरा म्यूजियम खड़ा कर देते हैं, और साथ में एक फोटो गैलरी भी। बिल्कुल। ये मूर्तियां आई कहां से, और एक प्रिंसिपल को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो किसी डेड पोएट सोसाइटी के गुजराती वर्जन जैसा लग रहा है। देखिए, यही तो उनकी सबसे बड़ी दूरदर्शिता थी। वो मूर्तियां उत्तर गुजरात के अलग अलग इलाकों से, पुरानी और अनदेखी जगहों से सहेजी गई थीं। लेकिन कैंपस में म्यूजियम क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि आप किसी युवा को सिर्फ भाषण देकर अपनी विरासत का सम्मान करना नहीं सिखा सकते। बात तो सही है। लेक्चर सुनकर तो बच्चे अक्सर बोर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जब कोई छात्र रोज सुबह उन 10वीं या 12वीं शताब्दी की प्राचीन मूर्तियों के पास से गुजरेगा, उन पत्थरों पर उकेरी गई कला को खुद अपनी आंखों से देखेगा, तो वो इतिहास उसके लिए कोई बोरिंग विषय नहीं रहेगा, बल्कि वो उसका एक प्रैक्टिकल हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल। उनके मन में विरासत के प्रति एक प्रैक्टिकल आदर पैदा होगा। और इसी अप्रोच का असर था कि उनके मार्गदर्शन में 60 से अधिक एमफिल और पीएचडी छात्रों ने अपना शोध पूरा किया। 60 से अधिक? मतलब उन्होंने केवल खुद अकेले काम नहीं किया, बल्कि इतिहास को सहेजने वाले शोधकर्ताओं की एक पूरी नई पीढ़ी ही तैयार कर दी। हाँ, एक तरह से उन्होंने अपने काम का विस्तार किया। लेकिन शिक्षा जगत के बाद अब हम उनके उस पागलपन की बात करते हैं जिसने उन्हें एक आर्काइविस्ट बना दिया। पागलपन, या कह लीजिए एक धुन सवार हो गई थी। हम उस 1981 से 90 के दशक की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये वही दौर है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है। एक तरफ वे फुल टाइम एकेडमिक काम कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो गांव-गांव जाकर 1200 लोकगीत और 120 लोक कथाओं को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन मुझे लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ये लगभग असंभव लगता है। आप किसी अनजान गांव में जाकर किसी बुजुर्ग के सामने अचानक माइक लगाकर ये नहीं कह सकते कि चलिएगा ये। बिल्कुल नहीं। गांव के लोग, विशेषकर बुजुर्ग या महिलाएं, किसी अजनबी के रिकॉर्डर के सामने आसानी से नहीं खुलते। इसके लिए डॉक्टर पटेल को उनके साथ महीनों बिताने पड़े होंगे, उनका भरोसा जीतना पड़ा होगा, धूल फाकना, रात रात भर जागकर उन रिकॉर्डिंग्स को पूरा करना, और वो भी उस समय की भारी और महंगी तकनीक के साथ। लेकिन यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि वो सिर्फ 80 के दशक तक सीमित नहीं रहे। आज उन 1200 में से 365 गाने YouTube पर उपलब्ध हैं, और करीब 200 गानों की ई-बुक बनाई जा रही है। मतलब उन्होंने तकनीक और परंपरा को इतने बेहतरीन तरीके से मिला दिया है। मैं तो उन्हें 80 के दशक का स्पॉटिफाई कहता हूँ। और देखिए, 2025 में उनकी एक किताब आ रही है, मुंह तो ढोले रमू। हाँ, जिसमें रासराओं के साथ, मतलब जो लोक नृत्य के गीत होते हैं, उनके साथ आधुनिक QR कोड दिए गए हैं। सोचिए, पाठक केवल पन्ने नहीं पलटेंगे, वे अपने फोन से उस कोड को स्कैन करके सीधे उस लोकगीत को उसी वक्त सुन भी सकेंगे। ये सच में अद्भुत है। अगर हम इस पूरे संरक्षण अभियान को एक बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो डॉक्टर पटेल का काम मुझे बिशप पर्सी की याद दिलाता है। बिशप पर्सी? जिन्होंने स्कॉटलैंड के गीतों पर काम किया था। हाँ,
1765 में बिशप पर्सी ने स्कॉटलैंड के उन प्राचीन लोकगीतों और कथाओं का संग्रह किया था जो विलुप्त होने की कगार पर थे। और उस एक काम ने तो पूरे यूरोप के रोमांटिक साहित्य की दिशा ही बदल दी थी। बिल्कुल, और इसीलिए डॉक्टर पटेल का ये काम केवल एक क्षेत्रीय काम नहीं है, ये ग्लोबल लेवल का मानव शास्त्रीय या एंथ्रोपोलॉजिकल कार्य है। और उनके साहित्यिक मील के पत्थर भी तो देखिए। 1992 में आई उनकी किताब चंपा नी कलियों मां कस्तूरी, जो लोकगीत स्वरूपों पर पहली किताब थी। और 2001 में आई आपना ओठा, जो ओठा स्वरूप पर पहली व्यवस्थित किताब थी। लेकिन अब हम उनके शोध से निकले सबसे बड़े आहा मोमेंट पर आते हैं, वो ऐतिहासिक खुलासे जिन्होंने पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। सरस्वती घाटी और इंद्रोपासना वाला शोध। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है हाँ, कि हम यहाँ इतिहास के किसी सर्वमान्य या अंतिम सत्य का दावा नहीं कर रहे हैं, न ही हम किसी पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, हम पूरी तरह से डॉक्टर पटेल के उन दशकों लंबे अकादमिक शोध और उनके द्वारा पेश किए गए स्रोतों पर बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही दिलचस्प काउंटर नैरेटिव पेश करते हैं। तो कहानी यह है कि हम सभी ने पौराणिक कथाओं में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने गोकुल में इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी, हाँ, और गोवर्धन पूजा शुरू करवाई थी। तो आम धारणा यही है कि इंद्र पूजा उसी काल में समाप्त हो गई। लेकिन डॉक्टर पटेल का शोध कहता है कि ऐसा नहीं है। उत्तर गुजरात में, जिसे वे सरस्वती नदी घाटी का क्षेत्र कहते हैं, वहां पाटीदारों या कुर्मी समाज में आज भी इंद्र की पूजा होती है, लेकिन एक छुपे हुए रूप में, है ना? एग्जैक्टली। और वो छुपा हुआ रूप है शुकन की परंपरा। ये कोई सामान्य पूजा नहीं है। शुकन, ये क्या होता है? ये मुख्य रूप से चैत्र के महीने में किया जाने वाला एक अनुष्ठान है, जो पूरी तरह से कृषि और बारिश की भविष्यवाणी से जुड़ा है। और इंद्र तो मूल रूप से वर्षा और कृषि के ही देव माने जाते थे, ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुसार। बिल्कुल। तो डॉक्टर पटेल का शोध ये दर्शाता है कि इन किसानों ने अपनी खेती के लिए इंद्र की अहमियत को समझा और बाहरी विरोध के बावजूद उसे शुकन के रूप में ढालकर बचाए रखा। ये तो कमाल का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। किसी परंपरा को बचाने के लिए उसका नाम बदल दो, लेकिन आत्मा वही रहने दो। और सिर्फ इंद्र ही नहीं, ऋग्वेद की देवी उषा की उपासना भी वहां के करीब 200 गांवों में पल्लियों के रूप में आज तक होती है। ये दिखाता है कि लोक परंपराएं कितनी जिद्दी होती हैं, वे आसानी से नहीं मरती। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो उन्होंने केवल सिंधु घाटी सभ्यता से हटकर उत्तर गुजरात को सरस्वती घाटी की सभ्यता के रूप में एक नई पहचान दी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट है। और अगर ऐतिहासिक शिफ्ट या इतिहास को फिर से लिखने की बात हो ही रही है, तो महारानी मीनल देवी वाला सच तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। एक रानी के असली वंश को साबित करने के लिए 22 सबूत खोजना, ये तो किसी ऐतिहासिक जासूसी से कम नहीं है। मुख्य धारा का इतिहास तो हमेशा यही कहता रहा है कि महारानी मीनल देवी, जो एक बहुत प्रतापी राजा की माता थीं, वे दक्षिण के कर्नाटक से आई एक राजकुमारी थीं। करने का प्रयास किया कि राजमाता मीनल देवी वास्तव में एक कणबी यानी पाटीदार कन्या थीं। और वो भी 22 सबूतों के साथ। मतलब उन्होंने क्या खोजा जो पिछले इतिहासकारों से छूट गया था? उन्होंने मुख्य धारा के दरबारी कवियों के साहित्य से आगे जाकर देखा। प्राचीन हस्तप्रति, शिलालेख और प्रबंध चिंतामणि जैसे ग्रंथों की बारीकी से जांच की। अच्छा, मतलब उन्होंने स्थानीय स्रोतों और लोक कथाओं को भी खंगाला, जहां असली सच्चाई दर्ज रह जाती है। हाँ, और भाषाई सुरागों को जोड़कर ये 22 प्रमाण तैयार किए। ये सच में एक बहुत बड़ा और गहन शोध था। और ऐसे भारी भरकम काम के बाद 2019 में जब वे प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए, तो किसी को भी लगेगा कि अब इंसान आराम करेगा, मक्तूपुर में प्रकृति के बीच एक शांत जीवन बिताएगा। लेकिन नहीं। रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने समाज को अपना अंतिम और शायद सबसे बड़ा उपहार दिया। आप उमिया माताजी संस्थान ऊंझा के महोत्सव की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 15 बीघा जमीन, जरा सोचिए, 15 बीघा जमीन पर उन्होंने पाटीदार संस्कृति का एक भव्य प्रदर्शन खड़ा कर दिया। ये तो पाटीदार संस्कृति का डिज्नीलैंड बनाने जैसा हो गया। डिज्नीलैंड, या कह लीजिए उन्होंने इस पूरे संस्कृति का एक ओपन सोर्स कोड तैयार कर दिया, ताकि हर कोई अपनी जड़ों को महसूस कर सके। और उसका प्रभाव देखिए, 5 दिनों के अंदर उस प्रदर्शनी को देखने 35 लाख लोग आए। 35 लाख, ये संख्या तो सच में होश उड़ाने वाली है।
और लोगों की 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थीं। ये कोई रॉक कॉन्सर्ट नहीं था, ये अपनी संस्कृति देखने के लिए भीड़ थी। ये साबित करता है कि लोगों के अंदर अपनी असली पहचान को जानने की कितनी भूख है। हाँ, और डॉक्टर पटेल ने समाज की इसी भूख को मिटाने का काम किया। उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके 1990 के दशक की वीडियोग्राफी को 2024 में यूट्यूब पर डाला। और 2025 में शुकुन पुस्तक का विमोचन भी होने वाला है। तो इन सब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ उनके मूल मूल्यों में छिपा है कि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समाज को वापस लौटाया जाए। उन्होंने अपनी जाति और संस्कृति का ऋण चुकाया है। और समाज ने भी उन्हें बहुत सम्मान दिया है। 2021 में झवेरचंद मेघानी अवार्ड, उमिया स्वर्ण पदक, गुजरात गौरव और अतुल्य वारसू जैसे सम्मान। और अभी दिसंबर 2025 में उन्हें शिवम अवार्ड से भी नवाजा जाने वाला है। ये सारे सम्मान इस बात का प्रमाण है कि एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो वो पूरी संस्कृति का रक्षक बन सकता है। वे सही मायने में उत्तर गुजरात के आभूषण हैं। बिल्कुल। आज के इस दौर में जहां सूचनाओं की बाढ़ है और 30 सेकंड की रील्स हमारा अटेंशन खा रही हैं, वहां डॉक्टर पटेल का धैर्य और समर्पण हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और असली ज्ञान को सहेजने के लिए कितना धैर्य चाहिए। हाँ, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही बुनियादी और थोड़े उकसाने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए, आज से 1000 साल बाद जब कोई भविष्य का इतिहासकार हमारे आज के इस डिजिटल जीवन की खुदाई करेगा, तो उसे क्या मिलेगा? वही तो। क्या उसे कोई गहरी समृद्ध संस्कृति मिलेगी या सिर्फ खोखला शोर? हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा क्या सहेज रहे हैं जिसे वे गर्व से अपना कह सके? बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर अमृतलाल पटेल ने हमारे लिए सहेजा।